सोचिए, आपने एक हवाई जहाज बनाया, उसे एक बार उड़ाया और फिर बस समंदर में फेंक दिया। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि दशकों तक हमने अपने सबसे एडवांस्ड व्हीकल्स यानी रॉकेट्स के साथ ठीक यही किया है। तो आज हम उसी रॉकेट के बारे में बात करने वाले हैं जो घर वापस आता है, और ये भी जानेंगे कि ये चीज स्पेस में सब कुछ कैसे बदलने वाली है। एक तरफ है पारंपरिक रॉकेट, जिसे एक्सपेंडेबल कहते हैं, मतलब एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स मशीन जिसे हम बस कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर हमेशा के लिए बाय बाय। लेकिन भविष्य है रीयूजेबल रॉकेट्स का। वही मशीन बार बार कई बार इस्तेमाल होगी, और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। नहीं, ये स्पेस तक हमारी पहुंच को हमेशा के लिए सस्टेनेबल बनाने की बात है। तो चलिए बात करते हैं इस फेंक दिए जाने वाले रॉकेट की प्रॉब्लम के बारे में और समझते हैं कि क्यों रीयूजेबिलिटी स्पेस में हमारे भविष्य की चाबी है। देखिए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स या आरएलवीज अब सिर्फ कोई अच्छा आइडिया नहीं रह गए हैं। स्पेस मिशंस की लागत कम करने और हमारे भविष्य को टिकाऊ बनाने के लिए ये बेहद जरूरी हो चुके हैं। और पता है, ये क्रांति सिर्फ बातों में नहीं है, ये असल में हो रही है। हम देख रहे हैं कि स्पेस में जाने की लागत बहुत तेजी से कम हो रही है, ऑर्बिट में कचरा कम हो रहा है, और लॉन्च की रफ्तार वो तो पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। स्पेसएक्स जैसी कंपनियों ने तो अपने फाल्कन 9 के साथ ये साबित भी कर दिया है कि रॉकेट का पहला स्टेज यानी जो बूस्टर होता है वो सेफली जमीन पर वापस आ सकता है। पर यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। चैलेंज सिर्फ ऊपर जाना नहीं, बल्कि सेफली नीचे वापस आना है। बूस्टर को वापस लाना एक बात है, वो सब ऑर्बिटल स्पीड से लौटता है, मतलब वो ऑर्बिट तक पहुंचता ही नहीं। असली चुनौती, असली इंजीनियरिंग पहेली तो वो अपर स्टेज है जो असल में ऑर्बिट तक जाता है। उसे वापस लाना वो एक बिल्कुल अलग और कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल खेल है। इस नंबर को देखिए, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, पलक झपकते ही लगभग 8 किलोमीटर। ये आवाज की रफ्तार से भी कोई 23 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो स्पीड है जिस पर किसी स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में बने रहने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब इसी स्पीड की वजह से वो धरती पर वापस नहीं गिरता, बल्कि उसके चक्कर लगाता रहता है। और यही स्पीड है जो अपर स्टेज के लिए एटमॉस्फेयर में दोबारा घुसने को इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। फर्स्ट स्टेज की रिकवरी में गर्मी और तनाव ठीक ठाक होता है, मैनेजेबल। लेकिन अपर स्टेज वो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से वापस आ रहा है। वो अपने सामने की हवा को इतनी तेजी से दबाता है कि एक बहुत बड़ा प्लाज्मा का आग का गोला बन जाता है, और इस दबाव से जो गर्मी पैदा होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि ज्यादातर धातुएं तो पल भर में पिघल जाएंगी। और यही आज के समय में पूरी तरह से रीयूजेबिलिटी के रास्ते में सबसे बड़ी टेक्निकल रुकावट है। तो सवाल ये है कि एक रॉकेट को लैंड कैसे कराया जाए? दुनिया भर के इंजीनियर्स इस मुश्किल का हल कैसे निकाल रहे हैं? चलिए सुरक्षित वापसी के लिए कुछ इंजीनियरिंग ऑप्शंस देखते हैं। और मैं बता दूं, इनमें से कुछ तो सीधे सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हुए लगते हैं। इंजीनियर्स कई अलग अलग तरीकों पर काम कर रहे हैं। एक तो है क्लासिक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, जिसमें पैराशूट और ग्लाइडर्स का इस्तेमाल होता है। फिर है प्रोपेल्ड वर्टिकल लैंडिंग, ठीक वैसे ही जैसे स्पेसएक्स करता है। और फिर कुछ और भी ज्यादा एडवेंचरस है, मिड एयर कैच। जी हां, जहां एक हवाई जहाज उड़ते हुए रॉकेट को हवा में ही पकड़ लेता है। कमाल है ना? और यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि लैंडिंग का तरीका सीधे सीधे रॉकेट के शेप से जुड़ा होता है। क्या उसमें पंख होने चाहिए, या उसे एक कैप्सूल जैसा दिखना चाहिए, या शायद कुछ एकदम ही अलग? हर डिजाइन के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। जैसे स्पेस शटल को ही ले लीजिए। इसके पंखों की वजह से ये ग्लाइडर की तरह रनवे पर लैंड कर पाता था, जिससे कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन यही पंख बहुत भारी, कॉम्प्लेक्स थे और उन्हें जबरदस्त गर्मी से बचाने की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से पूरा सिस्टम बहुत महंगा और मेंटेन करने में बेहद मुश्किल हो गया था। फिर एक और कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग बॉडी का। ये व्हीकल्स पंखों के बजाय अपने खास शेप वाले धड़ यानी फ्यूजलाज का इस्तेमाल करके लिफ्ट पैदा करते हैं। ये एक तरह से स्पेस प्लेन के कंट्रोल और कैप्सूल की सिंप्लिसिटी के बीच का रास्ता है। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। अब देखिए, इन रॉकेट वाली चुनौतियों को सुलझाने के लिए सिर्फ पुराने डिजाइन्स को बेहतर बनाना काफी नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है। और जब बात आती है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर हाल का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता।
इसने हमें दिखाया है कि इंसानी सोच की कोई सीमा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आप ऐसी चीज कैसे बनाते हैं जो पहले कभी बनी ही ना हो? यही सवाल वेब टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के दिल में था, और उन्होंने उन मुश्किलों को हल कर दिखाया जिन्हें बहुत से लोग मानते थे कि हल किया ही नहीं जा सकता। जेम्स वेब को यूनिवर्स की सबसे धुंधली और दूर की चीज़ों को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा रहना पड़ता है। कितना? उसकी सनशील्ड का ठंडा हिस्सा -233 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ये एब्सोल्यूट जीरो यानी सबसे ठंडे तापमान से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है, और ये सब मुमकिन हो पाया एक टेनिस कोर्ट के साइज की सनशील्ड की वजह से, जो सिर्फ 5 पतली परतों से बनी है। ये सूरज की गर्मी को 10 लाख गुना से भी ज्यादा कम कर देती है। सोचिए, एक तरफ चिलचिलाती धूप और दूसरी तरफ गहरी ठंड, और बीच में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का फर्क। ये सच में एक कमाल की इंजीनियरिंग है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो पूरे टेलीस्कोप को 32 नैनोमीटर के अंदर स्थिर रहना होता है। इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये इंसानी बाल की मोटाई का 10,000वां हिस्सा है। जैसा कि वेब के ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट मैनेजर ली फाइनबर्ग ने कहा था, प्राइमरी मिरर के सेगमेंट्स को ऐसे अलाइन करना जैसे कि वो एक ही बड़ा मिरर हो, इसका मतलब है कि हर मिरर को एक इंसानी बाल की मोटाई के 10,000वें हिस्से तक अलाइन किया गया है। ये कोट सब कुछ बता देता है। वेब के इंजीनियर्स को ये तरीका लिटरली ईजाद करना पड़ा। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो पहले थी ही नहीं। ये तो बस कुछ ही बड़े आविष्कारों की लिस्ट है। अल्ट्रा लाइटवेट बेरिलियम से बने फोल्डिंग मिरर्स, एक साथ 100 चीजों को देखने के लिए प्रोग्रामेबल माइक्रो शटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स को 7 केल्विन तक ठंडा करने वाला क्रायोकूलर, हर एक अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जब इरादा बड़ा हो तो जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाता है। और बस यही सोच, यही माइंडसेट हमें रियूजेबल रॉकेट्स की इंजीनियरिंग की हदों को पार करने के लिए चाहिए। तो चलिए अब इस इंस्पिरेशन को लेकर वापस रॉकेट्स की दुनिया में चलते हैं। एक पूरी तरह से रीयूजेबल भविष्य कैसा दिखता है, ये देखते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें यही सबक मिलता है कि पूरी तरह से रीयूजेबिलिटी के रास्ते में आने वाली रुकावटें, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगें, उन्हें इंसानी दिमाग और लगन से पार किया जा सकता है। और सुनिए, ये भविष्य कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी इसी वक्त बन रहा है। दुनिया भर की कंपनियां म्यूरा 5 जैसे छोटे रॉकेट से लेकर स्पेसएक्स के विशाल स्टारशिप जैसे सुपर हेवी लिफ्टर्स तक हर चीज पर काम कर रही हैं। ये रेस शुरू हो चुकी है। आखिर में पूरी बात इसी पर आकर टिकती है। पूरी तरह से रीयूजेबल अपर स्टेज की ये खोज स्पेस फ्लाइट में अगली सबसे बड़ी इंजीनियरिंग छलांग है। और जिस दिन हम इस पहेली को सुलझा लेंगे, उस दिन स्पेस के साथ हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, जब स्पेस में जाना एक फ्लाइट पकड़ने जितना ही आसान हो जाएगा, तब हम क्या खोजेंगे? जरा सोचिए, जब रॉकेट्स हवाई जहाज की तरह हो जाएंगे, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने जितना ही आसान हो जाएगा स्पेस में जाना, तो इंसानियत के लिए क्या-क्या नए दरवाजे खुलेंगे? हम किन नई दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे? कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं? भविष्य सच में अनंत संभावनाओं से भरा है।